Good morning, students. बेटा, this is your lecture number 21. ठीक है, for the chapter Cell, the basic unit of life. Okay, and here is 9th of May. ठीक है, please mention date. It's 9th of May. Understand? So before starting our lecture, I would like to say something to all of you. Beta, prepare yourself for the coming Monday test. And syllabus is just whatever I taught you till plasma membrane. ठीक है, complete plasma membrane तक जो भी पढ़ाया है वो सारी चीजें आएंगी. तो प्रिपेयर करिए और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी. ठीक है, यू आर फ्री टू कॉल एट एनी टाइम. ठीक है, आप व्हाट्सएप से कॉल करके कैसे भी जो है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चंस की जहां तक बात है, क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू भी रहेंगे, 1 वर्ड भी रहेंगे, 1 लाइन वाले भी रहेंगे, 2 मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम 3 मार्क्स रहेंगे. ठीक है ना. और आई थिंक 30 नंबर्स का आपका पेपर रहेगा. ठीक है, 30 नंबर्स का जो पेपर रहेगा उसमें आपका नियर अबाउट 1 आवर टाइम मिलेगा आपको. तो प्रिपेयर योरसेल्फ. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट है आपका, तो अच्छे से तैयारी करो. कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो यू कैन आस्क. ओके, सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी कंप्लीट ऑस्मोसिस. ठीक है, वी कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो बाय डायग्राम अगर हम देखें तो आपने जो है कुछ इस तरीके से बनाया था. ये सेल बनाया था, सेल में न्यूक्लियस बनाया था और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे एक्सटेंशंस निकाली थी और उन्हीं एक्सटेंशंस को हमने क्या नाम दिया था, these extensions of outer nuclear membrane was known as endoplasmic reticulum. देखो ये वर्ड खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है. एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा यानी कि प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर की तरफ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क. रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क. तो मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. क्लियर, जो सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है. 2 हिस्से तो नहीं कहेंगे हम, कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं. और स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 हिस्सों में बांट देता है. इंट्रा मतलब विद इन दी सेल. देखो 2 वर्ड होते हैं, एक इंटर होता है, एक इंट्रा होता है. इंटर इन बिटवीन, जैसे इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, इन बिटवीन. और इंट्रा का मतलब विद इन. ठीक है, तो विद इन द सेल, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो स्पेस, मतलब साइटोप्लाज्मिक स्पेस जो है उसको इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. 2 हिस्से कौन से हैं, ल्यूमिनल स्पेस है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है. अब ये क्या है, ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. देखो मान लो ये हमने इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई. अब ये तो आप 2D डायग्राम देख रहे हो, यू आर जस्ट सेइंग 2D डायग्राम, बट इसी को अगर हम 3D डायग्राम की फॉर्म में देखें. ठीक है, 3D डायग्राम की फॉर्म में देखो आप एनसीईआरटी देखोगे ना, वहां पे आपको जो है 3D डायग्राम की फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, पूरा नेटवर्क 3D डायग्राम दिखाया हुआ है. मान लो ये एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, ये तीसरी है, ये आपस में बीच से कनेक्टेड भी है. ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, मान लो जैसे ये ट्यूब है आपको ऐसे सामने, ये इसका ल्यूमेन बोलते हैं इसको. ये जो डायमीटर आप देखते हो ना अंदर की तरफ खाली जगह जो होती है किसी भी ट्यूब के, मान लो ये ट्यूब है, इसके अंदर का जो हिस्सा है खाली होलो पार्ट ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना, इंटरनल होलो पार्ट ऑफ द ट्यूब, उसको क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज ल्यूमेन. और वहीं से वर्ड आया है ल्यूमिनल. तो ल्यूमेन के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, उस स्पेस को क्या कहेंगे, ल्यूमिनल स्पेस. क्लियर. और उस स्पेस से बाहर क्या होगा, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म. देखो एक तो इस ल्यूमेन के अंदर, मतलब ये ऐसे 3D है और इसके अंदर स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड है. ठीक है, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज ल्यूमिनल स्पेस. ठीक है, और अब इसके बाहर जो ये जो पूरा पार्ट जो बच गया है, ठीक है, इसके बाहर जो जहां पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. क्या कहोगे उसको, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. तो देखो ये ऐसा
नेटवर्क बन जाता है जिसमें सेल का पूरा कंपार्टमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ल्यूमिनल यानी इनसाइड द ट्यूब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि आउटसाइड द लुमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसके डिस्कवरी की। तो सबसे पहले इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर, ठीक है ना, गार्नियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा था, और उस टाइम पे इसकी जो टर्म दी, इसको जो नाम दिया गया दैट वाज एर्गेस्टोप्लाज्म। ठीक है, नाम क्या दिया गया? एर्गेस्टोप्लाज्म। क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से याद कर लेना, जस्ट इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर, जहां तक बात है सबसे पहले डिस्कवरी की, ठीक है, तो पॉटर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, और जो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट वाज आल्सो गिवन बाय पॉटर। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, अल्ट्रा मीन्स जब हम बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, जब इसको माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रो, जब भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है यानी कि उसका माइन्यूट स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको जब देखा गया तो सबसे पहले इसको देखने वाले साइंटिस्ट थे पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका जो है हमें प्रोवाइड किया। ठीक है ना। और ये सब देखने के बाद इन्होंने बताया कि इट प्रोवाइड अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन इन द सेल। सेल में एक जगह एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से कैसे कम्युनिकेट कर रही है। अभी हम जब इसको कंप्लीट पढ़ेंगे ना तो ये कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कॉन्टेक्ट में है, कम्युनिकेशन में है। ठीक है ना, इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, हमने डायग्राम जब बनाया था, हमने जब सेल बनाया था तो वहां पे भी हमने इसकी टाइप्स भी बनाई थी। ठीक है, बट बेसिकली इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए, टाइप्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इट्स कंपोनेंट। ठीक है, कैसे कैसे हिस्से हैं इसके। तो देखो इसके हिस्से हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 तरीके के हमें क्या मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है ट्यूब्यूल, एंड थर्ड वन इज योर वेसिकल्स। सिस्टर्नी, tubules, vesicles means endoplasmic reticulum is present either in the form of cisternae or in the form of tubule or in the form of vesicles. ठीक है, तो these are certain forms of endoplasmic reticulum. So what happens in cisternae? Cisternae is a unbranched. ठीक है ना, unbranched tube-like structures in this way. ठीक है, in this way. आपने बनाया था ना, यू ड्रॉ इन दी लेटर सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है कुछ अनब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे अराउंड दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, अनब्रांच्ड थे। तो ध्यान रखना ये अनब्रांच्ड होते हैं। जहां तक इसके डायमीटर की बात है तो काफी छोटा डायमीटर होता है इसका, 400 to 500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना हमेशा सिस्टर्नी वाले पार्ट पे क्या मिलेंगे आपको, राइबोसोम्स अटैच्ड मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हो डायग्राम के थ्रू, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स जो है बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन कंपोनेंट सिस्टर्नी होता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स दे हैव राइबोसोम्स एट देयर सरफेस। बट जहां तक बात है ट्यूब्यूल्स की, तो ये ट्यूब लाइक तो होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ट्यूब लाइक होते हैं, बट ये ब्रांचिंग भी शो करते हैं इस तरीके से। समझ में आया? ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग भी शो करते हैं। तो दीज आर ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड हैव डायमीटर नियर अबाउट 500 to 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, डायमीटर जो है इससे कम ही रहेगा, 500 to 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, मीन्स दे आर पार्ट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ठीक है, और जहां तक बात है वेसिकल्स की, तो जब भी वेसिकल वर्ड यूज हो जाए तो अपने आप समझ जाना कि एक ऐसे स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? वेसिकल्स कहलाएगा। तो देखो दीज आर राउंडेड स्वोलन स्ट्रक्चर जिनके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। जहां तक डायमीटर की बात है तो ये थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है ना, तो 250 to 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनका जो है डायमीटर है।
तो देखो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड करना है, हमने यहाँ से कंक्लूड करना है कि आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कंपोनेंट सिस्टर्नी होता है, और बच गया आपका एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका मेन पार्ट क्या होगा, या तो वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होंगे या वो किसकी फॉर्म में होंगे, वेसिकल्स की फॉर्म में होंगे। समझ में आया? ये हमने सिर्फ कंपोनेंट्स किए हैं, ठीक है, टाइप्स नहीं पढ़ी अभी। अब देखो जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इतना बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, इतना बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का कि यू मान के चलो आपके सभी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सभी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन, चाहे वो आपका गोल्जी बॉडीज हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो प्लास्टिड हो, लाइसोसोम्स हो, ठीक है ना, जितने भी क्या है सेल ऑर्गेनल्स हो, उन सभी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके सेल की प्लाज्मा, उन सभी को एक तरफ इकट्ठा कर लो वो, और एक तरफ इकट्ठा कर लो आप किसको, आपके सारी सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट क्या रहेगा, ज्यादा। कहने का मतलब ये मोर देन हाफ ऑफ टोटल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और देखो बेटा, चाहे सिस्टर्नी हो, चाहे ट्यूब्यूल्स हो, चाहे वेसिकल हो, इनके सभी के चारों तरफ मेम्ब्रेन तो है, ये तो मेम्ब्रेनियन स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है कि नहीं, ऐसे करके है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड तो होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये है, या फिर आप सिस्टर्नी बना लो, इनकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन कैसी है, जैसी आपने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पढ़ी है, ठीक है ना, जो वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, प्रोटीन्स होंगे, वही सेम कंपोजिशन, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का लगभग क्या है, कंसेंट्रेशन नियर अबाउट सेम होता है। लेकिन यहाँ जो थिकनेस वहां उसमें कितनी थी, 75 एंगस्ट्रॉम, जहां पे आपने देखा था 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर बाहर और अंदर ऐसे बताई थी, बट दैट वाज रॉन्ग, ठीक है ना। आज के दिन हम देखते हैं तो टोटल जो है 70 to 75 एंगस्ट्रॉम क्या है, थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की। लेकिन इनकी जो थिकनेस, इसकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है दैट इज 50 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 50 एंगस्ट्रॉम। तो थोड़ी सी थिन होती है विद रिस्पेक्ट टू सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस अबाउट, so now here is types of endoplasmic reticulum, ठीक है ना। अभी तक बेटा हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए, ठीक है ना। नाउ डिफरेंट टाइप्स, तो टाइप्स देखो आपने जब ड्रॉ किया था, जब डायग्राम आपने सेल का डायग्राम, इसीलिए मैंने कहा था कि सेल का डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है, तुम्हें चीजें समझ में आए। तो वहां पे आपने जब न्यूक्लियर एनवलप से एक्सटेंशंस बाहर निकाली थी, ठीक है ना, तो उसको हमने नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आपने ऐसे इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई थी, ठीक है, और उसके सरफेस पे, एक पर्टिकुलर सरफेस पे, ऐसा नहीं दोनों सरफेस पे, एक सरफेस पे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जब राइबोसोम्स अटैच होंगे तो ऑब्वियसली सरफेस कैसा हो चुका है, रफ हो चुका है, और जब सरफेस रफ है तो उसको क्या कहेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही जब राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जब सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यू कैन यूज शॉर्टकट, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं आप, RER एंड SCR, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं। देखो बेटा, एक चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, क्या, कि हमारे पास दो टाइप की राइबोसोम, 70S, ठीक है ना, सॉरी, हमारे पास दो टाइप के राइबोसोम 70S एंड 80S। क्लियर, ठीक है। 70S की जो सब यूनिट्स होती हैं दैट इज 50S एंड 30S। ज्वाइन मत करना, ऐड नहीं करना, ये आप डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ पहले भी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें 80S की, ठीक है ना, तो 60S एंड 40S सब यूनिट्स होती है, ये हम कर चुके हैं। हालांकि मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी जब वहां पे हम डिटेल से करेंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपके माइंड में होना चाहिए। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम्स मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में 70S भी मिलते हैं और 80S भी मिलते हैं। यहां तक क्लियर। 70S कहाँ मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड,
केवल उन 2 ऑर्गेनल्स में जिनके पास अपना खुद का डीएनए है, जो जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। लेकिन 80s कहाँ मिलेंगे? इसके अलावा जहां आपको राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देगा, ठीक है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल हो, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ अटैच्ड हो, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हो। क्या क्या बताया? फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द membrane of the nucleus और attached to the membrane of the endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum के सरफेस पे। तीनों ही जगह कौन से होते हैं? 80s, ठीक है। कौन से होते हैं? 80s। एस क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब 80s के भी क्या थे? कंपोनेंट थे 60s एंड 40s, ठीक है। तो हमने प्रोकैरियोट्स में डिस्कस किया था, देखो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री, इतना आप 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में ये दोनों सब यूनिट्स, 80s की भी सब यूनिट्स क्या होती हैं? डिसोसिएटेड फॉर्म में होती है, इकट्ठा नहीं होती, ठीक है। अब होगा क्या कि जो एक mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, इसके बारे में आप डिटेल से 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए आता है, उस पे पहले जो है एक सब यूनिट ज्वाइन होती है, फिर दूसरी सब यूनिट ज्वाइन होती है, और फिर क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस चलती है, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों सब यूनिट इकट्ठी एक साथ जो है 80s सब यूनिट कब बनाएंगे? ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो कहने का मतलब जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, उसमें कौन से होते हैं? नो डाउट 80s, बट 80s की भी कौन सी यूनिट होती है? 60s। क्लियर? तो आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा टाइप, देखो या तो ऑप्शन में आपको 70s मिलेगा, 80s, बोथ 70, 80s, ओनली 80s, कुछ इस तरीके से मिलेगा, तब तो यू कैन गो विद 80s। बट अगर एग्जैक्टली आपसे पूछ ले कि 80s की भी कौन सी सब यूनिट, तो वहां आपको आंसर करना है 60s, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन्होंने एग्जैक्टली पूछा अगर ऑप्शन में 60s है तो आप 60s ही लगाएंगे, बट ऑप्शन में अगर 60s नहीं है, सिर्फ 80s है, ठीक है, तब आपको क्या लगाना है? 80s आंसर। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये राइबोसोम्स अटैच्ड कैसे होता है। मान लो ये क्या है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये इसका सरफेस है जहां पे राइबोसोम अटैच है कुछ इस तरीके से। तो ये अटैच किससे है? देखो यहाँ पे बीच में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है राइबोफोरिन। क्या होता है? राइबोफोरिन। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड, दो टाइप होती है। ठीक है। तो देखो राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड होते हैं टू दी मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बाय मींस ऑफ राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम कंपेयर करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दोनों की कंपैरेटिवली जो RER है दैट इज मोर इन अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू SER। ठीक है। तो इट इज फॉर्मिंग नियर अबाउट 2/3 ऑफ द सेल। 2/3 ऑफ द सेल जो मेम्ब्रेन है ER है, ठीक है ना, वो किससे बनी हुई है? RER से बनी हुई है। ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें तो 1/3 ऑफ सेल ER। ठीक है। 1/3 जो है वो पार्ट किसका है? SER का, यानी कम अमाउंट में मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ देखो स्ट्रक्चर क्या है? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऑब्वियसली राइबोसोम्स ग्रैन्युलर है तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हम ग्रैन्युलर ER भी बोल देते हैं और इसको ए ग्रैन्युलर ER भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो अभी हमने पढ़ा था कि बेसिक कंपोनेंट क्या है इसका? सिस्टर्नी और इसका वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा बात करते हैं फंक्शंस की। देखो कुछ फंक्शंस तो ऐसे होते हैं जो दोनों के कॉमन फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ RER परफॉर्म कर रही है या ओनली एंड ओनली SER इज परफॉर्मिंग। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कुछ इनके जो है एक्सक्लूसिव फंक्शंस होते हैं। एक्सक्लूसिव किस सेंस में कि कुछ फंक्शन सिर्फ और सिर्फ RER ही कर सकती है, SER नहीं कर सकती। तो आपको बिल्कुल सेपरेटली याद रखना है SER क्या कर रही है, RER क्या कर रही है। ठीक है। और इसके अलावा कॉमन फंक्शंस हम अलग से करेंगे कि दोनों मिलकर दोनों का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। ठीक है ना, जो दोनों परफॉर्म करती है। समझ में आया?
ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि बोथ फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। RER SCR बना सकती है, SCR RER बना सकती है, और इनके बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे मान लो ये आपका जो है RER है, ठीक है ना, RER है, RER ने अपने राइबोसोम्स को डिटैच कर दिया तो ये क्या बन गया, SCR, ठीक है। RER ने, तो देखो जिस टाइम पे अपने राइबोसोम डिटैच कर रहा है, यानी कुछ राइबोसोम है और कुछ ये डिटैच कर चुका है, ठीक है ना, तो बीच की जो स्टेट है उसको ट्रांजिशनल वेसिकल या ट्रांजिशनल ER कहा जाएगा, ठीक है, बीच की स्टेज जिसको बोलते हैं। तो RER कैन फॉर्म SCR, SCR कैन फॉर्म RER। आपको मोस्टली बुक में मिलेगा कि RER से SCR बनता है, बट बेटा राइबोसोम्स ये दोबारा से अपनी सरफेस पे अटैच कर सकते हैं, जनरली नहीं करते हैं बट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो बोथ फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल, दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल होती है, और जो उन दोनों के बीच की स्टेज होती है उसको ट्रांजिशनल वेसिकल या ट्रांजिशनल ER कहा जाता है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं फंक्शंस की। देखो एक बेसिक सा लॉजिक आपको समझा रही हूँ, जहां पे रटने की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, वैसे भी बायो रटने की चीज नहीं होती, समझने की चीज, समझ लिया तो आप भूलोगे ही नहीं। देखो राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, तो राइबोसोम्स बेसिकली क्या बनाती है, प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन भी देखो कई टाइप के होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो आपके साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है, ठीक है, और कुछ जो है प्रोटीन ऐसे भी हैं जो सेल को बाहर सिक्रीट करने हैं एंजाइम्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली राइबोसोम जहां होगा वहीं क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होता है, जो RER है इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस जनरली किसका काम होता है, आपकी RER का काम होता है, ठीक है। अब प्रोटीन जो है वो किसी भी टाइप की, देखो टाइप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, एम्स में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपसे बोला जाए कि बाहर जो प्रोटीन भेजने हैं वो वाली प्रोटीन कौन बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है RER, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है, देखो एक बेसिक सी चीज आपको समझा देती हूँ, हालांकि आगे पढ़ोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो होता क्या है, एक जनरल सा प्रोसेस है जिसको आगे हम मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में भी करेंगे, ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और ये भी हमने कौन सा बना दिया है, RER बना दिया ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद हमने बनाया यहाँ पे गोल्जी बॉडीज कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इसके वेसिकल्स हैं, और फिर कुछ वेसिकल्स यहाँ से आ गए। होता क्या है, देखो RER ने बनाया प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन पढ़ेंगे ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वो वाले प्रोटीन, ठीक है। या फिर कोई ऐसा प्रोटीन जिसको बाहर भेजना है, ठीक है ना, जिस प्रोटीन को बाहर सिक्रीट करना है, सिक्रीटरी प्रोटीन जिसको कहते हैं। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ से जब प्रोटीन बना तो वो प्रोटीन एक जगह ऐसे एक्यूमुलेट होने लग गया ऐसे करके, और अल्टीमेटली ये यहाँ से ऐसे डिटैच हो गया, ये वेसिकल बन गया, एक थैली बन गई, ठीक है ना, एक वेसिकल बन गया जिसमें क्या भरा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये आएगा और गोल्जी बॉडीज की मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और अपना सारा कंटेंट कहाँ डाल देगा, यहाँ गोल्जी बॉडीज में डाल देगा। तो कहने का मतलब गोल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन भी किससे बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन देखो SCR से बनती है, RER से नहीं, क्योंकि ये जो वेसिकल है दिस इज फॉर्म ऑफ SCR, ठीक है ना, वेसिकल जो है दैट इज फॉर्म ऑफ SCR, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन। अब गोल्जी बॉडीज एक ऐसा, हम पढ़ेंगे आगे, गोल्जी बॉडीज ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मॉडिफिकेशन का काम करता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स अगर लगाने हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इसके साथ इसकी कोई मॉडिफिकेशन करनी है, वो मॉडिफिकेशन का काम कहाँ होगा, आपकी गोल्जी बॉडी में। धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोटीन मॉडिफाई हो चुका है, और यहाँ से इसने वही सेम ऐसे एक्यूमुलेट करके वेसिकल बनाया, वेसिकल मूव करके और जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। तो अगर प्रोटीन को बाहर सिक्रीट करना है तो प्रोटीन बाहर सिक्रीट हो जाएगा, और सिक्रीट नहीं करना है ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो देखो ऐसे प्रोटीन जो या तो बाहर सिक्रीट करने हैं सेल को,
ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन है, उनको कौन बनाता है, ध्यान रखना, RER बनाएगा, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम जो होते हैं, फ्रीली अवेलेबल जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा RER वाले राइबोसोम दो टाइप के प्रोटीन, सिक्रीटरी प्रोटीन बनाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन बनाएंगे। क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज देखो, न्यूक्लियर एनवेलप, ऑब्वियसली आपकी जो RER है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यूं कह सकते हैं एक तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये हम बता ही चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन और सिक्रीटरी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन RER करता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं SCR, ठीक है ना। तो SCR जनरली क्या होता है, देखो बेटा, फैट हो गया, लिपिड हो गया, स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो गए, इन सभी की सिंथेसिस कौन कर रहा है, आपका SCR। फैट, स्टीरॉयडल हार्मोन्स, इन सब की सिंथेसिस कौन करता है, SCR, ठीक है। आगे बात समझ में, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजन को स्टोर करना, वो काम किसका होगा, SCR का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब देखो, ड्रग्स के अंदर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं हमारे लिए, टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, उन ग्रुप्स को रिमूव करना किसका काम है, SCR का। तो डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक केमिकल को हटाना, ठीक है ना, डिटॉक्सिफाई करना, तो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किसका होता है, SCR का होता है। इसके अलावा कुछ माइक्रो बॉडीज होते हैं, आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज, जैसे स्फीरोसोम्स हो गए, ग्लाइऑक्सिसोम्स हो गए, पेरोक्सिसोम्स हो गए, इन सभी की सिंथेसिस, ठीक है, SER से होती है, ठीक है। जब पूछूंगी मैं, वहां पढ़ाऊंगी तब आपसे पूछूंगी कि किससे बना है ये, तो याद रखना, चाहे स्फीरोसोम्स हो, चाहे ग्लाइऑक्सिसोम्स हो, चाहे पेरोक्सिसोम्स हो, ऑल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम SCR। क्लियर, ठीक है। तो देखो SCR बेसिकली कहाँ इन्वॉल्व है, SCR बेसिकली कहाँ इन्वॉल्व है, सिंपल चीजें याद रखो, स्टीरॉइड के सिंथेसिस में, फैट के सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में, डिटॉक्सिफिकेशन में, ठीक है ना। इसके अलावा माइक्रो बॉडीज की फॉर्मेशन के अंदर गोल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन है वो भी SCR से बन रही है। जनरली RER तो प्रोटीन के लिए हो गया और बाकी के फंक्शंस किसके हो गए, SCR के। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव वे से, हालांकि हम करेंगे अलग से कॉम्पिटिशन विंडो, बट फिर भी SCR पढ़ रहे हैं तो यही समझा देती हूँ। देखो, हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो मसल सेल्स होती है, लंबी लंबी फाइब्रस मसल सेल्स होती है, उनके अंदर देखो, मसल्स के लिए वर्ड जो यूज किया जाता है दैट इज सर्को, ठीक है। वर्ड क्या यूज किया, मसल्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सर्को, ठीक है ना। और मसल्स से क्या आया, जैसे मसल्स सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलता है, सर्कोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्म। और इसके अंदर जो SCR होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया क्या है, दिस इज ER ऑफ मसल सेल्स। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ER ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ही लिखना, RER नहीं होता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है बेटा, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, ठीक है ना। कैल्शियम आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अबंडेंट अमाउंट में, और जब हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ये कैल्शियम आयन रिलीज करता है, ठीक है ना। तो इट रिलीजेस कैल्शियम आयन, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मसल सेल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाई चांस आपसे पूछ ले कि कौन सी होती है, तो SCR होती है, RER नहीं होती है। समझ में आ गया, काम क्या होता है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करना। क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस कॉमन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now here are some common functions of endoplasmic reticulum, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉमन फंक्शंस, तो बेटा देखो, सबसे पहली बात, ये क्या है, मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी क्या भरा हुआ है, लिक्विड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या है, अंदर सेल को अंदर से क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है,
ठीक है ना। तो इट इज सपोर्टिव इन नेचर, चाहे वो RERO चाहिए SERO, कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। तो देखो इसीलिए ये क्या करता है, एंडोस्केलेटन बनाता है सेल का। अच्छा कंफ्यूज मत होना, आगे चल के एक वर्ड हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। वो बिल्कुल अलग चीज है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, ठीक है ना। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल उन सब से बनता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंडोस्केलेटन, यानी कि सेल के अंदर एक स्केलेटन का काम कर रहा है ये, ठीक है, वो अलग चीज है। अब देखो इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ऑब्वियसली जो है एक जगह से दूसरी जगह वेसिकल्स के फॉर्म में पिंच ऑफ होके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो ट्रांसपोर्ट में या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में इसका रोल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल को एक रेस्पेक्टिव लोकेशन पे रखने का काम भी किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि एक नेटवर्क है और नेटवर्क जब एक पूरा फिक्स है ऑब्वियसली, तो उसकी हर पर्टिकुलर जगह पे क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल की लोकेशन फिक्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स की लोकलाइजेशन का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। नेक्स्ट इज डेस्मोट्यूब्यूल्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। याद करो हमने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल जब करवाया था, उसी प्लांट सेल में जब मैंने पढ़ाया था तो वहीं पे आपको प्लाज्मोडेस्माटा करवाया था, याद हो थोड़ा बहुत कि ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है और दोनों सेल के बीच में क्या है आपका सेल वॉल है, सेल वॉल के चारों तरफ क्या है, मिडल लैमेला अवेलेबल है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। भी यहाँ पे इसकी सेल वॉल हो गई, इसकी सेल वॉल हो गई और बीच में मिडल लैमेला है, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, ठीक है। उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिया था, प्लाज्मोडेस्माटा, और कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, ठीक है। लेकिन हमने फिर ये भी कहा था कि एक सेल से अगर क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे निकल रही है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर क्या होता है, ये अपनी एक्सटेंशन शो करती है ऐसे करके, इधर से इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी एक्सटेंशन शो करेगी, ठीक है, और एक ट्यूब बन जाएगी। तो दीज आर ट्यूब, तो डेस्मोट्यूब्यूल्स होती क्या है, इन ट्यूब्स को, जो ट्यूब्स प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स, डेस्मोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या है, एक्सटेंशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद इन द प्लाज्मोडेस्माटा फॉर एक्सचेंज और कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू डिफरेंट सेल्स। दो अलग अलग सेल्स के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशंस बनती हैं जो मर्ज हो जाती है और एक कंटिन्यूअस ट्यूबुलर कनेक्शन क्रिएट कर लेती है। प्लाज्मोडेस्माटा ये पूरा स्ट्रक्चर है जहां साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ आ गया और उसी प्लाज्मोडेस्माटा के बीचों बीच क्या है, डेस्मोट्यूब्यूल है। तो डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इसके बाद देखो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब कि मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं जो है जितने भी मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली देखो हमने पढ़ा है लिपिड का बन रहा है, लिपिड का बन रहा है SCR में, प्रोटीन का बन रहा है, प्रोटीन का बन रहा है RER में, मेम्ब्रेन के प्रोटीन, ठीक है। आगे चल के इनकी क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी अपरेटस में, और अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फोस्फोलिपिड्स हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। इसके साथ साथ देखो आगे चल के हम सेल डिवीजन वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे कि सेल जब डिवाइड करता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटती है और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर जब पूरा का पूरा सेल डिवीजन हो चुका होता है तो एक स्टेज आती है टेलोफेज स्टेज। उस टेलोफेज स्टेज में दोबारा से क्या बनती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। वहां हम इसको और डिटेल से करेंगे। तो देखो उस टाइम पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है वो कैसे बनती है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मर्ज होने से बनती है,
ठीक है ना। आगे बात समझ में, वहां पर जब मैं आपको समझाऊंगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, तो रीअपियर कैसे हुई कि वापस से उस सेल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, उनके जो वेसिकल्स थे वो मर्ज हुए एक साथ और पूरी की पूरी मेम्ब्रेन बन गई। तो यानी कि मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बनाने की फॉर्मेशन का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है ना। आगे चल के हम एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहां पे भी इसका रोल होता है, बट वो अभी नहीं, जब हम गोल्जी अपरेटस कर लेंगे वहां पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो ये तो थे कुछ कॉमन फंक्शंस। अब कई बार क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछ ले जाते हैं कि बच्चों ने पढ़े नहीं होते हैं कुछ अलग से टॉपिक्स। देखो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है, ठीक है, चाहे वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हो या फिर आपके बाउंसर क्वेश्चंस हो। ठीक है। तो देखो बाउंसर क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसोम क्या होते हैं। माइक्रो बॉडीज अलग थी, माइक्रो बॉडीज में हमने पैरोक्सिसोम, स्फीरोसोम्स और ये सब चीजें पढ़ी है, उनको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। बट एक टर्म आती है माइक्रोसोम, होते क्या है। देखो हमने शुरू में पढ़ा था जब हमने सेल स्टार्ट किया था कि सेल जब पढ़ते हैं तो उसकी होमोजेनाइजेशन करते हैं, उसको बहुत ही हाई स्पीड पे अगर हमने घुमा दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होने लगेंगे, डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो देखो ऐसे ही जब हम सेल को बहुत ही हाई स्पीड पे घुमाएंगे तो ये तो मेम्ब्रेन का बना हुआ नेटवर्क है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और इसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे उन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम्स बोलते हैं। When cells are disrupted by homogenization, ठीक है ना, cells are disrupted by होमोजेनाइजेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रेगमेंटेड और उसी फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम। और ध्यान रखना माइक्रोसोम कभी भी जो है लिविंग सेल में नहीं बनते, नॉन लिविंग सेल में, सेल डेड हो जाती है जब माइक्रोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जस्ट एक जनरल सा नोट डाल लो, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अब देखो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम चलते हैं, क्योंकि जनरली हम सारी चीजें कर चुके हैं बट फिर भी कुछ चीजें और माइंड में होनी चाहिए। देखो अगर हम बात करें यंग सेल की, ठीक है, यंग सेल क्या कर रहा है, यंग सेल को बहुत सारी चीजें बनानी है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, लिपिड सिंथेसिस करनी है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करनी है। तो कहने का मतलब वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है। वहीं पे अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि आरएनए के फंक्शंस क्या हैं, जनरली प्रोटीन सिंथेसिस। और देखो हम आगे चल के पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में जितनी भी एंजाइम्स होती हैं, कुछ एक को छोड़ के, फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ के अगर हम बात करें, सभी एंजाइम्स क्या होती है, प्रोटीन होती है। यानी कि जितनी भी ऐसी सेल हैं जो बेसिकली एंजाइम्स बनाती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उनके अंदर आरईआर एक्सेस अमाउंट में होता है, अबंडेंट अमाउंट में होता है। जैसे देखो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आ रही हैं, आपके पेनक्रियाज से आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब पेनक्रिएटिक सेल हो गए, गॉबलेट सेल हो गए, लिवर सेल हो गए, इनमें क्या होता है, आरईआर विद रिस्पेक्ट टू एसईआर, आरईआर इज वेल डेवलप्ड, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही कुछ सेल्स जो हैं जो बेसिकली क्या बना रहे हैं, फैट सिंथेसिस कर रहे हैं, लिपिड सिंथेसिस, जैसे आपने कहा ना फैट स्टोरिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, ठीक है। तो एडिपोज सेल, मसल सेल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन स्टोर होता है यहाँ पे एनर्जी के लिए, ठीक है। तो एससीआर यहाँ पे ज्यादा डेवलप होता है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है जस्ट जो आपके माइंड में होनी चाहिए, हालांकि इसका बेसिक हम पढ़ चुके हैं क्यों होता है, ठीक है ना। और ओवल सेल की बात करें या स्पर्म सेल की बात करें, वहां ईआर पुअरली डेवलप्ड है, क्योंकि वहां देखो प्रोटीन कंप्लीटली बन चुका है। जैसे स्पर्म की बात करें, स्पर्म में क्या है, स्पर्म इज नाउ रेडी टू फर्टिलाइज, उसे फर्टिलाइजेशन करना है, उसमें जो चीजें बननी थी फर्टिलाइजेशन के लिए पहले ही बन चुकी है। स्पर्म तो बिल्कुल मैच्योर चीज है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली स्पर्म के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं होगा, ठीक है, पुअरली डेवलप्ड होगा। समझ में आया। So this was all about your endoplasmic reticulum. तो एक ऑर्गेनल आज हमने नया कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम गोल्जी बॉडी स्टार्ट करेंगे, आपका ट्यूसडे को होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बीच में आपका टेस्ट है, टेस्ट में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिया है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक ही काफी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर किए, ठीक है। स्टे होम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास।